नमस्ते, सभी को नमस्ते। एजुकेशन वर्ड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल की वजह से आप सबकी पढ़ाई बाधित हुई है। इस बाधा की वजह से आरबीएसई ने अपना सिलेबस कम किया है। कम के आधार पर जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस कम हुआ है, उसकी वीडियो मैंने पहले बना के डाल दी है। आप सबने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको न्यू सिलेबस उस पर मिल जाएगा। अब न्यू सिलेबस के आधार पर आपकी पढ़ाई शुरू की जाती है, जिसमें हमारा जो राजनीति विज्ञान में अ भाग है, खंड अ, जिसकी है पहली इकाई प्रमुख अवधारणाएं। अब प्रमुख अवधारणाओं में हमने देखना है न्याय। पहला चैप्टर कौन सा है? न्याय। अब हमें न्याय में देखना है कि जो इसकी अवधारणा है, न्याय सब जानते हैं। न्याय का मतलब क्या होता है कि किसी को अन्याय ना मिले। अब ये जो न्याय की अवधारणा है, हमारे प्राचीन काल से ही चली आ रही है, चाहे वो मत्स्य न्याय ही क्यों ना हो। मत्स्य न्याय का मतलब समझते हैं ना? मत्स्य न्याय क्या होता है? यानी कि जब जल में बड़ी मछली होती है, वो छोटी मछली को खा जाती है। ये कौन सा न्याय हो गया? मत्स्य न्याय। लेकिन हमें जो न्याय चाहिए वो प्राकृतिक न्याय चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय चाहिए। इस आधार पर हमें न्याय की जो अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है, मैं उसको आपको समझाती हूँ। हमारा जो चैप्टर है न्याय की संकल्पना, प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। सब जानते हैं, जो पहले से हमारी राजनीति है उसमें भी न्याय प्रमुख, चाहे वो राजा महाराजाओं ने ही न्याय की व्यवस्था की, चाहे वो उनके शब्द से ही न्याय व्यवस्था हो गई, लेकिन थी। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति, अर्थात जो न्याय देता है, समझ गए ना? न्याय देते हैं। आज जिसको हम क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करे, यानी कि उसकी तरफ लगाए। भारतीय परंपराओं में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई, यानी हमारे जो जीवन शैली है भारत में, वो धर्म को प्रमुखता दी गई। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया, यानी कि हमें जो आज संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए गए हैं, लेकिन हम अधिकार के लिए तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए नहीं जा सकते। परंतु इन मान्यताओं के आधार पर मनुष्य के जो कर्तव्य पालन है उनको प्रमुखता से लिया गया। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, निर्दिष्ट निश्चित कार्य करना, अपना जो खुद का है वो कार्य करना और किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी न करना ही क्या है? न्याय। एक तो हमारे सामने आ गया। दूसरा, यद्यपि आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आया, न्याय प्रत्येक की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया। जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जो यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। कौन? प्लेटो। प्लेटो का नाम तो आप सब जानते हैं। जैसे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, तीनों जो एक गुरु शिष्य का संबंध इन तीनों में रहा हुआ है, इन प्लेटो ने सबसे पहले न्याय का वर्णन किया। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का कौन सा गुण बताया? कौन सा गुण बताया? बताइए। आत्मीयता का गुण। आप सब एक कॉपी भी रख सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, जिनको मैं अंडरलाइन करती चलूंगी, क्योंकि अब हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आ गया ना कि प्लेटो ने न्याय के दर्शन को क्या बताया? अपने न्याय को क्या बताया? मनुष्य के आत्मिक गुण माना। उनके अनुसार यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय माना। नैतिक हम जानते हैं ना, नीति पर आधारित। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी तरफ न्याय जो है नैतिक, न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण भी माना गया है। न्याय नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाला तत्व है। यानी कि जो न्याय है हमारे नैतिक निर्णयों को, सामाजिक निर्णयों को और राजनीतिक निर्णयों को क्या करता है? प्रभावित करता है। मध्यकालीन ईसाई विचारकों, कौन सा? ऑगस्टाइन,
वह एग्विनास ने न्याय को अपने ढंग से व्याख्या की। कौन कौन? मध्यकालीन विचारकों को अंडरलाइन करना, पूछा जा सकता है एक नंबर में। मध्यकालीन ईसाई विचारक कौन कौन? ऑगस्टाइन और एग्विनास ने आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में हाब्स, होम, कार्ल मार्क्स, कांट और मिल ने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान दिया। ये सब भी कौन से थे? मध्यकालीन ईसाई विचारक थे। कौन कौन? हाब्स, होम, कार्ल मार्क्स, कांट, मिल। इनका नाम ध्यान रखना। समकालीन विचारकों में, यानी कि जो वर्तमान स्थिति में हम कह सकते हैं समकालीन, यानी कि समान जो समकाल है, इसमें जॉन राल्स ने न्याय को एक नवीन स्वरूप दिया। किसने दिया नवीन स्वरूप? समकालीन विचारकों में नवीन स्वरूप न्याय को किसने दिया? न्याय का जो नवीन स्वरूप है किसने दिया? जॉन रॉल्स ने। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इनको अंडरलाइन करना, ये आने की संभावना है इनमें से। अब आते हैं प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। हमने पहले ही पढ़ा था कि शुरुआत में जो न्याय का विचार दिया, सबसे पहले हमें किनके विचारों में दिखाई दिया? प्लेटो के। अब प्लेटो का जो न्याय से तात्पर्य है, ये है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। ये प्लेटो की कोटेशन है, इसको अच्छे से याद करना है। प्लेटो ने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, यानी कि जो उसके लिए है वो कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो ने न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने। प्लेटो ने क्या कहा था? मनुष्य का न्याय कैसा गुण है? आत्मीय गुण। ध्यान है ना? हाँ, आत्मीय गुण। प्लेटो अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है, फेमस पुस्तक है ये, इसको हमें अंडरलाइन करना है। ये आज ही नहीं, आगे के लिए हमेशा तक के लिए याद रखना है इसे। हमेशा कंपटीशन में भी ये पुस्तक आती रही है। के लिए 2, 3 और 4 में काफी रोचक विश्लेषण करते हैं। वह सबसे पहले सामाजिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करते हैं। वो कहते हैं कि जो सामाजिक और राजनीतिक न्याय है वो व्यक्तिगत न्याय से बिल्कुल क्या है? अलग है। इस आधार पर एबेनस्टीन ने क्या लिखा है? न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। इन्होंने प्लेटो की तारीफ की है और उसमें लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व इसमें निहित है। तो हमें ये कोटेशन भी याद करनी है एबेनस्टीन की। आगे चलते हैं हम। प्लेटो के न्याय के 2 रूप माने हैं। प्लेटो ने न्याय के कितने रूप माने? 2, जिनमें एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की मान्यता थी मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। इसको अंडरलाइन करना, ये एक नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या प्लेटो की क्या मान्यता थी? आत्मा के कितने तत्व? 3। कौन कौन से? बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में 3 वर्ग स्थापित करता है। अब बुद्धि के अनुसार कौन सा वर्ग स्थापित होगा? सूर्य के आधार पर कौन सा वर्ग स्थापित होगा? तृष्णा के आधार पर कौन सा? यानी कि प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग बना दिए। हमारे यहाँ समाज में कितने वर्ग बनाए थे? 4। कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। हमें ध्यान है ना, भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 4 वर्गों में। कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। लेकिन प्लेटो ने कितने वर्ग बता दिए? 3 वर्ग। कौन कौन के आधार पर? बुद्धि, शौर्य और तृष्णा के आधार पर। पहला शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि होगी वो क्या करेगा? शासन करेगा ना। दूसरा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, जिसमें शौर्य होगा, साहस होगा, बल होगा, वो क्या करेगा? सबकी रक्षा करेगा ना। तीसरा उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा व इच्छा तत्व की अधिकता होती। इंद्रिय तृष्णा यानी कि आगे कुछ प्राप्त करने की, और से और धन इकट्ठा करने की, इन सब की तृष्णा होती है, इच्छा होती है। वो कौन सा वर्ग आ गया? तृष्णा वर्ग। और इसमें किस वर्ग को रख दिया? सभी मनुष्य, वैश्य वर्ग को इसमें रख दिया गया, उत्पादक वर्ग को इसमें रख दिया गया। सभी मनुष्यों में तीनों तत्व थोड़े या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूनाधिक मतलब थोड़े या अधिक मात्रा में, परंतु जिस तत्व की प्रधानता होती है, यानी जो तत्व जिसमें अधिक होगा उसमें वह क्या, वो गुण अधिक मिलेगा। ठीक है, जैसे बुद्धि वर्ग होगा तो क्या बनेगा? शासक वर्ग। शौर्य वर्ग होगा तो क्या बनेगा? सैनिक वर्ग। तृष्णा होगी तो क्या बनेगा? उत्पादक वर्ग। प्लेटो
न्याय को आत्मा का कैसा गुण मानता है? मानवीय सद्गुण। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है, यानी इसी के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। कौन से तीन वर्ग बताइए? शासक वर्ग, रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ व उपयुक्त है। इस तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए और दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। समझ में आ गया? यानी कि अपने कार्य को करना, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना को न्याय, प्लेटो ने क्या बताया? न्याय की संज्ञा दी। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में भी प्रतिपादित किया। अभी तक नैतिकता के सिद्धांत को भी लिया उन्होंने न्याय के कानूनी सिद्धांत के रूप में। उनका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। अब हमने प्लेटो का देख लिया। उसके बाद देखते हैं हम प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु। हमें ध्यान है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, फिर अरस्तु के शिष्य रहे सुकरात। इसी प्रकार इनका जो क्रम चलता रहा। तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। इसकी मानकीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबिंबित करता है। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के कितने रूप बताए? 2 रूप बताए। कौन सा? एक पहला बताए वितरणात्मक न्याय। अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत, हम पहले वितरणात्मक न्याय देखेंगे, समझेंगे इसको। दूसरा था सुधारात्मक न्याय। पहले हम देखते हैं वितरणात्मक न्याय क्या है। अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात करता है। क्या कहता है शक्ति? हम देखते हैं कि आज हमारे संविधान में शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा। कितने रूपों में किया गया है बताइए? शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। संघ शक्ति, राज्य शक्ति, समवर्ती सूची। कितनी सूचियों में? 4 सूची में कर रखा ना। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। इसी आधार पर अरस्तु कितना वितरण करता है? शक्ति एवं संरक्षण के आधार पर करता है कि व्यक्ति को योग्यता के अनुरूप ही उसको मिलना चाहिए। वह अनुपातिक समानता का पक्षधर है। समानता की इस धारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। अब दूसरा उन्होंने क्या किया? सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। उसमें कहा अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य क्या है? ऐसे न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। आज जो हमारे अधिकार दिए गए हैं ना संविधान में, उनके आधार पर भी हमें न्याय का अधिकार दिया गया है। तो अरस्तु क्या कहता है कि राज्य को क्या करना चाहिए? व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा देता है। ये तो हमारा प्राचीन कालीन प्लेटो और अरस्तु का आ गया। अब देखते हैं मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। अब इसमें देखो संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण और अपरिहार्य यानी कि प्रमुख तत्व मानता है। ऑगस्टाइन ने क्या कहा? ईश्वरीय राज्य सिद्धांत दिया ना, उसमें न्याय को क्या दी? प्रमुखता दी। वह अपनी रचना कौन सी? द सिटी ऑफ गॉड। याद रख लेना इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऑगस्टाइन की कौन सी पुस्तक? द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है, यानी कि बगैर के न्याय के कोई भी राज्य सही नहीं हो सकता। ऑगस्टाइन
परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। लौकिक जानते हैं ना क्या, सांसारिक, ठीक है। ईश्वरीय जानते हैं ना क्या, अलौकिक, जो हमें दिखाई नहीं दे सकते, अध्यात्म जिसको हम कह सकते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वह न्याय मानते हैं। ऑगस्टाइन क्या मानते हैं कि व्यक्ति जो ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपना कर्तव्य पालन करता है वह न्याय को मानता है। मध्यकाल में ही थॉमस एक्विनास, अभी तो हमने ऑगस्टाइन को देखा, और मध्यकाल में ही एक एक्विनास दूसरे जो हैं विचारक हैं, वे कानून व न्याय को परस्पर क्या मानते हैं, संबंधित मानते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं और व्यक्त करते हैं। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। हमें एक्विनास की याद कर लेनी है कोटेशन। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं, इसको अंडरलाइन करना। थॉमस एक्विनास समानता को क्या मानते हैं, न्याय का मौलिक तत्व। अब आते हैं हम, प्राचीन देख लिया हमने, मध्य देख लिया हमने। प्राचीन में हमने देखा किसको, प्लेटो अरस्तु को देखा। मध्य में हमने किसको देखा, ऑगस्टाइन एक्विनास को देखा। अब ऐसे ही आते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम, अंडरलाइन करना इसको, ने यह मत व्यक्त किया कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है, मतलब सभी का हित इसमें निहित है। अतः सर्वहित का या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति, तर्क, बुद्धि या अनुबंध में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक, उपयोगितावाद समझते हैं ना, उपयोगिता यानी कि जिसके सबके लिए उपयोगी, इसके प्रवर्तक कौन थे, यानी कि इसके जन्मदाता कौन थे, जेरेमी बेंथम ने कहा प्राकृतिक कानून। उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन थे, जेरेमी बेंथम। अंडरलाइन करना, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, आ सकता है। उपयोगितावाद के प्रवर्तक का नाम लिखो, जेरेमी बेंथम। कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि जेरेमी बेंथम की ये कोटेशन है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये उपयोगितावाद की है, जेरेमी बेंथम उपयोगितावादी है और उन्होंने एक कोटेशन दी है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसको अंडरलाइन करना, 1 नंबर में इसका क्वेश्चन बनता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय की सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव कर सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का क्या है, मूल मंत्र। वर्तमान में प्राकृतिक कानून या कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जाता। वस्तुतः प्राकृतिक कानून में नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत मान्यता विकसित नहीं हो पाई। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन में के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया हो। आज हमने कितना किया, अब हम कल देखेंगे जॉन राल्स के न्याय संबंधी विचार। धन्यवाद।